गद्य पाठ संस्मरण सबके दद्दा पाठ को मैं यहाँ आप सभी को स्वागत कर देता हूँ। छात्रों, आपको मालूम है कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित सबके दद्दा नामक पाठ है। इसका लेखक है अभी जो बता दिया है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व को सबके दद्दा संस्मरण में दे रहा है, विवरण दे रहा है। अब अंतिम भाग पर हमने देखा है लास्ट पीरियड में क्या है कि मैथिली शरण गुप्त और उग्र जी के द्वारा बातें हो रही थी। अंतिम में जाते वक्त मैथिली शरण गुप्त ने बता दिया था, क्या बता दिया था कि महाराज जी, आपने अपनी प्रतिभा का बड़ा दुरुपयोग किया है। इन मैथिली शरण गुप्त की बात को देखते ही सुनते ही उग्र जी देखते ही, यहाँ देख लीजिए, देखते ही रह गई। अर्थात तक्षण उनको उनका भाव क्या है उग्र जी को भी मालूम नहीं पड़ा। उसका मतलब है प्रतिभा का दुरुपयोग कहाँ हुआ है, ये संदेह वहां है। और यद्यपि इस स्पष्टता के पीछे स्नेह ही थी, तो उसने जो बात बता दी उनमें क्या है, स्पष्टता के पीछे स्नेह ही था। स्नेह ही अर्थात स्नेह ही था। फिर भी इसके दंश में कचोट तो थी, लेकिन इतना होने पर भी मैंने सदा अनुभव किया कि वह मिलते समय एक क्षण के लिए भी अपने को हावी नहीं होने देते थे। अर्थात वे कभी हावी होने नहीं देते थे और मिलने वाले को ही महत्व देने का पूरा प्रयत्न करते तथा मिलने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो कुछ परोसना है, देना है, उसका पूरा पूरा प्रयत्न करते थे। छिपाव तो नहीं रहता। प्रेम का आग्रह और अनुरोध उनके जीवन का अंग बन गया था। पहली बार जब उनसे मिला तब मैं हिसार से सरकारी पशुपालन पाठ पर काम कर रहा था। अतः मैथिली शरण गुप्त से विष्णु प्रभाकर पहले बार फर्स्ट टाइम कांटेक्ट होते ही या बातें होते ही तब क्या है, वह अतः विष्णु प्रभाकर कहाँ काम करता था, वह सरकार हिसार, हिसार एक जगह है, उस हिसार के एक पशु पालन फार्म पर, प्राणियों का जो पालन करने वाला जो फार्म है उस फार्म में काम कर रहा था विष्णु प्रभाकर। उन दिनों एक विशेष प्रकार के मिट्टी से बनने वाले मखानों का प्रयोग चल रहा था। उन्होंने मुझसे इसके बारे में बहुत कुछ पूछा और साहित्य बेचने के लिए भी कहा। देख लीजिए क्या किया है, उस संदर्भ में उन्होंने मुझसे इसके बारे में बहुत कुछ पूछा। लेखक से विष्णु प्रभाकर से बहुत कुछ पूछा है और उनके साहित्य को भेजने के लिए बता दिया। इसी तरह पिछले कई वर्षों से जब मैं शरद चंद्र की जीवनी के संबंध में काम कर रहा था तो मिलते ही उनका पहला प्रश्न होता था। शरद चंद्र की जीवनी के संबंध में काम करते समय मैथिली शरण गुप्त उनसे प्रश्न करता था। वह पहला प्रश्न क्या है, महाराजा जी, महाराजा जी अब कब आ रही है वह जीवनी। वो प्रश्न करता है वह जीवनी कब आ जाती है। आपने विष्णु जी अद्भुत काम किया है, बंगाली भी क्या याद करेंगे। और उनके साहित्य को पढ़कर उसने कहा आपकी रचना अद्भुत है, महान है, श्रेष्ठ है और तेरी जो रचना है बंगाली भी क्या याद करेंगे। इसका मतलब क्या है, बंगाली को याद करने वाली साहित्य है।
गुप्त जी वहां मजलिस में बैठकर मुखर रहते थे। वहां सभा चतुर होकर भी वह उनसे उतने ही भयभीत रहते थे। स्वभाव से वह संकोची और प्रवास भीरु थे। दिल्ली में उन्होंने सभाओं से बचने की पूरी कोशिश की। तत्कालीन साहित्यिक संस्था शानीवार समाज की ओर से प्रथम संसद के साहित्यिक सदस्यों का सार्वजनिक स्वागत किया गया था। उसमें भी शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया था। बहुत आग्रही आने को राजी हुए थे। बोले, अरे हम तो कहीं नहीं जाते। मैंने उत्तर दिया, दद्दा। इनसे उत्तर दिया, मैथिली शर्मा से, दद्दा, यह सब हिंदी के लिए किया है। मेरा जो काम है वह केवल हिंदी के लिए है। आप ना आए तो उन्होंने तुरंत कहा, मैं आऊंगा, और आए ही नहीं, कविता पाठ भी किया। फिर आने की बात किया था और आया नहीं था, कविता पाठ भी किया। इतने उत्साह और उल्लास से काम किया था कि उस गर्मी में परेशान जनता खिल खिल उठी। बाद में अनेक संस्थाओं ने उनको अपने यहाँ बुलाना चाहा। कुछ व्यक्ति मुझे भी सिफारिश के लिए लिए गए। वह उसी अहिंसक विनम्रता से बोले, आप हमारे स्वभाव को जानते ही हैं, पर आप कहेंगे तो चले जाएंगे। मैंने कहा, ना दादा, हम आग्रह नहीं करते। आग्रह करना रिक्वेस्ट या अनुरोध। मैंने कहा, ना दादा, हम आग्रह नहीं करते, हम अनुरोध नहीं करते, रिक्वेस्ट नहीं करते। इस बात से वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न सा हाप हुआ है, वह पूर्ण होना है। तो इस बात से वे बस से वह बहुत प्रसन्न, ये सा हाप हुआ है तो प्रसन्न हुई है। उनकी इस सभा भीरुता के लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। ऐसे ऐसे नवोदित साहित्यकार उनके पास आते थे, अर्थात नवोदित जो साहित्यकार उनके पास आते थे, जो उन्हें अपनी पूरी पुस्तक सुनाने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने में संकोच नहीं करते थे। लेकिन यूं मित्रों और प्रियजनों से मिलने में उन्हें आनंद ही आता था। उनकी व्यस्तता को देखकर मैं उनके पास जाने में झिझकता था, लेकिन उनका प्रेम भरा आग्रह बराबर बना रहता था। एक बार जाने पर कहते थे, आपको फिर भी आना होगा। नहीं जानता कि यह उनकी मुझ पर विशेष व विशेष स्पेलिंग भी गलत हुआ है, डबल श हुआ है, तो विशेष कृपा थी, या अपने स्नेहिल स्वभाव स्वभाव स आधा हुआ है, वह स के बाद वह होना है, वह नहीं है, स्वभाव के कारण ही ऐसा करते थे। 12 वर्ष दिल्ली में रहकर जब वह फिर चिरगांव लौटे तो उनका यह आग्रह और भी अधिक हो उठा। उन्होंने बार बार कहा, मैं यही आशा कर रखता हूँ कि कभी आप यहाँ दर्शन देंगे, आप यही मुझे दर्शन देंगे। आकांक्षा यह है कि आकांक्षा इच्छा, आप 2-4 दिन यहाँ आकर मेरे साथ रहें, देखूं यह कब पूरी होती है। आपकी अस्वस्थता
से चिंता हुई। उसने लिखा है, आपकी अस्वस्थता, अनारोग्य के कारण मुझे चिंता हुई है। जलवायु परिवर्तन के लिए आप यहाँ आ जाइए। तो वातावरण परिवर्तन होने के कारण स्वास्थ्य तो ठीक हो सकता है, इसलिए जलवायु को परिवर्तन करने के लिए अपने गांव आइए। आपका भार स्ट्रेन अर्थात मानसिक स्ट्रेन कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। वहां तो मिलने वालों की भी भीड़ रहती है। यहाँ मैं बरसक भीड़-भाड़ में आपको बचाऊंगा। मेरी इच्छा है आप आए। ऋतु भी अनुकूल है अर्थात वातावरण भी अनुकूल है। लेकिन मैं यह सौभाग्य पाने से वंचित रह गया और वह आग्रह करते करते चले गए। अंतिम बार वह दिल्ली आए तो अस्वस्थता के कारण मैं फोन पर ही बात कर सका। उनका यही था अंतिम वाक्य यही था, बस भैया अब तो पैर जवाब दे रहे हैं, चलने की बारी है। अर्थात तो मुझे चलने की बारी है, तो और मैं नहीं रह सकता। सचमुच ही कुछ दिन बाद वह चले गए। अर्थात उसने अंतिम जो बात बता दी है वे तो सचमुच निजವಾಗಿಯೂ वे तो चले गए। और ये और विशेषता उनमें मैंने अनुभव की थी। और केवल यह नहीं चाहते थे कि लोग उनसे मिले मिले विष्णु प्रभाकर ने गुप्त जी से और एक विशेषता उनका गुण है, क्या है? वे नहीं चाहते थे कि लोग उनसे मिले, बल्कि उनका आग्रह रहता था। अर्थात उनसे ना मिलना है, परंतु उनका अनुरोध है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आसपास जो साहित्यिक हैं उनसे भी मिल जाए। कितना अच्छा गुण देख लीजिए। कोई उनसे मिलने के लिए वो विशेष विचार नहीं करता है, परंतु उनके आसपास सराउंडिंग कोई साहित्यकार है तो उनसे भी मिलना है। जब वह नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे तो बराबर यही रहते थे। यहाँ आई हो तो बनारसी दास जी से भी मिल कर जाना। अर्थात वे जब नॉर्थ एवेन्यू से कोई आए तो नॉर्थ साउथ उसका मतलब है उत्तर दिशा के जो लोग आए तो वे कभी कहते थे, इस बनारसी कौन है वह बनरासी? मैत्री शर्मा। अर्थात मुझसे कहने का मतलब मुझसे मिलने का कष्ट करने के लिए वे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि साहित्य से इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कितना हर एक साहित्यकार उनसे मिलना है। उनकी यह सजगता केवल व्यवहारिक नहीं थी, इसके पीछे एक संस्कृति थी। प्राचीन संस्कारों से अ, उपजी संस्कृति जिसमें चंचलता नहीं थी, जड़ता भी नहीं थी। अरे संस्कृति में चंचलता भी नहीं, जड़त्व भी नहीं। वह इतने उदार थी कि उनकी वर्ण व्यवस्था में मुंशी अजमेरी थी जैसे मुसलमान समाज भी समा सकते थे। इसी संस्कृति ने उन्हें विनम्रता दी थी और दंभी और दुराग्रही होने से बचाया था। उनकी प्रथम कविता 1905 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने हिंदी साहित्य को संवारा, संजोया ही नहीं, उसका निर्माण भी किया। तुतलाती हुई खड़ी बोली जिसको उन्होंने स्वर दिया, उनके जीवन काल में ही पूर्ण यौवना हो चुकी थी। भारत भारती की रचना करके उन्होंने राष्ट्र में जो प्राण फांके
ऐसे उदाहरण इतिहास में विरल ही मिलते हैं। राजनीतिज्ञ आते हैं और चले जाते हैं, जिनके लिए ऐसा लगता है कि वह अनिवार्य है। उन्हीं को एक दिन हम बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन साहित्यकार कालजयी है, वह शरीर नहीं, स्वयं चैतन्य है। मित्र तो उसी चैतन्य का मूर्त रूप थी, जो सदा जड़ता को चुनौती देता रहता है और मूल्यों को जड़ नहीं होने देता। मूल्य का मूल्य, वैल्यूज, वैल्यूज को वे जड़ नहीं होने देता। इसलिए साहित्यकारों को सब कालों में और सब स्थानों पर समान प्रतिष्ठा और मान्यता सुलभ है। भारत भारती के कवि ने भारत भारती के कवि ने राम कथा नया रूप देकर साकेत का निर्माण किया। भारत भारती के कवि मैथिली गुप्त ने राम कथा नया रूप देकर साकेत का निर्माण किया। अर्थात पुराण काल में जो राम कथा को अलग अलग कवियों ने अलग अलग ढंग से लिखा है, उसी राम कथा को मैथिली शरण गुप्त ने एक नया ढंग दे दिया है, वह साकेत काव्य में। काव्य की उपेक्षिता उर्मिला साकेत में सजीव हो उठी है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या है कि राम कथा में आने वाले जो उर्मिला है, उस उर्मिला को एक नया ढंग से चित्रित किया गया है। इसलिए वह लिखता है, काव्य की उपेक्षिता उर्मिला। उपेक्षिता उर्मिला क्यों कहा गया है, एक बात तो ध्यान देना है। देख लीजिए, उर्मिला कौन है? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। लक्ष्मण की पत्नी है। आपको मालूम है, राम और लक्ष्मण भाई भाई हैं और राम को वनवास जाना पड़ा है। कितने साल तक? 14 सालों तक वनवास जाना पड़ा है। अभी अभी शादी राम की भी हुई थी और लक्ष्मण की भी हुई थी। समझ में आए ना? लक्ष्मण की भी हुई थी। राम वनवास को जाते समय अपनी पत्नी सीता को ले जाता है, लक्ष्मण भी जाता है, परंतु लक्ष्मण जाते समय अपनी पत्नी उर्मिला को ले नहीं जाता है। उर्मिला राजभवन में ही रहती है, राजमहल में ही रहती है, परंतु लक्ष्मण 14 साल तक वो वापस नहीं आता है। तो 14 साल तक उर्मिला अकेली रहती है, पति के बिना। तो उस संदर्भ में उर्मिला की स्थिति कैसी हो सकती है? अभी अभी शादी हुई है, शादी होने के बाद पति से बिछुड़कर 14 साल तक वह रहती है अकेले। तो उनका दुख क्या है, उनका जीवन क्या है, इसी के संबंध में किसी काव्य में, राम कथा के काव्य में विवरण नहीं किया है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त कहता है उपेक्षित नारी है। या कि रामायण की कथा में उर्मिला का भी हाथ है, उर्मिला का भी सहायता है, परंतु कहीं भी उर्मिला का व्यक्तित्व का परिचय नहीं दिया है। ये ही उपेक्षिता। परंतु साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया है, उनको महान स्थान दिया है, क्योंकि राम कथा में उर्मिला का हाथ बड़ा है, कथानायक ही है। यदि वह कुछ उल्टा करती तो, उर्मिला कुछ उल्टा करती तो, विरोध करती तो, उल्टा था विरोध करती तो लक्ष्मण
राम को सहायता नहीं कर सकता। राम की सहायता के बिना राम रावण का युद्ध में विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। क्यों है? अंग रक्षक के रूप में लक्ष्मण सॉरी हनुमान कितना महत्वपूर्ण स्थान है, उतना महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया था? लक्ष्मण ने। आपको मालूम है पंचवटी में, कुटीर में राम और सीता अंदर रहती है और रक्षक के रूप में कौन रहते हैं? लक्ष्मण। देख लीजिए। तो उनका रक्षा देने के लिए कौन रहता है? लक्ष्मण। तो यदि उर्मिला रोक लेती तो क्या होता है? पहरा देने के लिए वही कोई नहीं रहता। तो इतना महत्वपूर्ण त्याग किनका है? उर्मिला का। इसलिए उपेक्षित नारी बता दिया गया है। ध्यान दीजिए। तो उस उपेक्षित नारी के लिए सजीव हो उठने के लिए कारण कौन है? मैथिली शरण। उनकी यशोधरा और काबा करबला ने अखंड मानवता के पौधे को साहित्य के अमृत से सींचा है। और ये यशोधरा, यशोधरा क्या है? यशोधरा किनकी पत्नी है? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की। देख लीजिए। गौतम बुद्ध तो जंगल जाता है, तपस्या करता है, बुद्ध बनता है, सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में आता है, बौद्ध धर्म का प्रचार कर लेता है। परंतु सिद्धार्थ के बारे में अधिक महत्व नहीं देता है। इसके पहले यशोधरा का त्याग को कवि मैत्री चंद्रगुप्त को वश देता है, उनको स्थान देता है। यशोधरा कितना त्याग करती है, पति के बिना अपने बच्चे को किस तरह पालन पोषण करती है और अपने घर बार को निभाती है। और पति ने उनको धोखा देने पर भी, धोखा क्या है? क्योंकि कहीं बिना चला गया था। काव्य में आता है, मध्य रात के अवसर पर सोते हुए पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़कर रातों रात वह चला जाता है सिद्धार्थ। तो कहीं साधना के लिए जाते समय पत्नी तो कम से कम कह देना चाहिए था, वह उसने नहीं कह दिया था। और बड़ा अपराध मानता है लेखक या काव्यकार मैथिली शरण गुप्त जी। इसलिए वह यशोधरा और काबा करबला ने, और ये काव्य है वह काबा करबला, उसमें भी उसी तरह का एक क्षण आता है। अखंड मानवता के लिए, ये मानवता का मॉडल नमूना है कौन? कारबला, यशोधरा और उर्मिला। विष्णु प्रिया के रूप में उन्होंने एक बार फिर मूक नारी की वेदना को स्वर दिया। उन्होंने द्वापर, नवुष और जय भारत की रचना करके प्राचीन संस्कृति की कथाओं को नए अर्थ दिए। इन अर्थों के संदर्भ में उनका उद्देश्य अंततः मानव की प्राण प्रतिष्ठा करना ही था। दिवोदास और प्रतिपुत्र उनके चिर विकासशील मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रमाण है। वह मात्र राष्ट्रीय कवि नहीं थे, भारतीय थे और उनकी भारतीयता का ही प्रतीक थे। तभी समर्थ भाव हुए कि तारता हुआ करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देख लीजिए, उनकी ये कविता पंक्ति है। तभी समर्थ भाव हुए कि तारता हुई तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मरने वाला ही मनुष्य है, वही मानवता है। वह उन कवियों में थे जो भक्त भी होते हैं, या कहा जा सकता है कि वह ऐसे भक्त थे जो कवि भी थे।
इसलिए उनमें आत्मसमर्पण भी है और निर्माण का अहम भी। वह मात्र साहित्यकार भी नहीं थे, मशीन से उन्हें उतना ही प्रेम था। केवल साहित्यकार ही नहीं, मशीन से भी उन्हें अट्रैक्शन था, प्रेम था। जितना साहित्य से अर्थात जितना साहित्य से प्रेम है उतना ही मशीन से प्रेम था। मैंने उन्हें मशीन से डूबे हुए देखा है। किसने? मैंने। विष्णु प्रभाकर लिखता है, उसने मैथिली शरण गुप्त को मशीन में काम करते उनमें डूब जाने की स्थिति में देखा है। यूं साहित्य के साधकों में शासक से लेकर मजदूर तक रहे, पर मशीन, व्यापार और साहित्य में एक समान रस लेने वाले कम ही हैं। वहां इंजन भी कम थे और वैष्णव होकर भी श्रृंगार रस से उन्हें घृणा थी। वेलिंगडन हॉस्पिटल में रोगशैय्या पर से मैंने उनके मुख से श्रृंगार के पद सुने। उस समय उनके नेत्रों में संकोच नहीं था, एक ऐसा उद्वेग और उल्लास जो उद्यम जीवन का ही साक्षी हो सकता है। उनके जीवन में यही विविधता पूर्ण मानव की साक्षी थी। राष्ट्र कवि होने से पहले वे कवि थे। राष्ट्र कवि के पहले वे कवि थे। कवि से पहले वह मानव थे। कितना अच्छा विचार निकले। कवि होने के पहले मानव थे, अर्थात मानवीय गुण उनके जीवन में पहला है और वह ही उनको कवि बनाया है और कवि के रूप में से वह राष्ट्र कवि बना है। ऐसे स्नेही मानव जो सबके दद्दा बन गए थे। स्नेह और आत्मीयता, गौरव और गुरुता एक एक सा सम्मिश्रण था उनके भीतर की। वह उन्हें सबका बनाता था, सबको समझने की दृष्टि देता था। जो सबको समझता है वही तो बड़ा है। सबको समझने वाला ही वह बड़ा है। सबके दादा ऐसे ही बड़े थे। इसलिए केवल कवि ही नहीं, सामाजिक चिंतन करने वाले हैं, मानवीयता का प्रतीक है और मशीन से प्यार करने वाला, सभी साहित्यकारों को प्रेरणा करने वाला। इसलिए विष्णु प्रभाकर ने उनको यह कह दिया है, वह केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए दद्दा है। इसलिए वह सबके दद्दा, बड़े संसार का बड़ा आदमी है कहकर वह पाठ समाप्त कर लेता है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हुआ है और आगे मुख्य रूप से मुझे यह बात बताना है कि इनमें से संदर्भ के लिए 3 कोटेशन दिया गया है। एक है, प्रथम पूज्य भैया के बिना और अब पूज्य दद्दा के बिना जीवन में वह उल्लास कहाँ रह गया है। लेखक ने ये बात बता दिया है कि संसार में वह दद्दा नहीं है, कारण आजकल उनका वह व्यक्तित्व आजकल नहीं दिखाई देता है। मुख्य विषय वह है और आप देख सकते हैं। और दूसरा है, और ये तो मालूम है ना कि ऐसे होने पर आपको क्या करना, लिखना पड़ता है, प्रस्तुत उक्ति विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित संस्मरण सबके दद्दा से लिया गया है। और लेखक ने मैथिली शरण गुप्त जी का
व्यक्तित्व का परिचय देते ही ये बात बता दी है। और दूसरा, कौन से हैं गुप्त जी? यह मारवाड़ियों जैसा लाल पगड़ी वाले, अंगरखा धोती पहने, गले में दुपट्टा डाले और हाथ में छड़ी लिए, वह भी व्यक्तित्व का परिचय है। आकांक्षा का मतलब है इच्छा। यह है कि आप 2-4 दिन यहाँ आकर मेरे साथ रहे, देखूं यह कब पूरी होती है। ये प्रभाकर से मैथिली संगीत ने बता दिया था। और टिप्पणी के लिए दो है मैथिली संगीत गुप्त जी का व्यक्तित्व, गुप्त जी की साहित्यिक साधना, उनके साहित्यिक साधना के बारे में उनके द्वारा लिखित काव्यों का संस्मरणों का परिचय दे सकते हैं। और प्रश्न 2 है, सबके गद्दा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके बारे में हमने आपको पीडीएफ नोट्स भेज दिया है, वो आप पढ़ लीजिए, वह सारांश वही दिया गया है। और दूसरा प्रश्न है, मैथिली गुप्त जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को विष्णु प्रभाकर जी ने कैसे उजागर किया है? कैसे किया है वह भी आपके उस सारांश में ही दिया गया है। कुल मिलाकर आपको परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत बहुत प्रमुख है। आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए और परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। जैसे कि मैंने बता दिया है, आपको यह पाठ फर्स्ट इंटरनल परीक्षा के लिए नहीं है, परंतु सेकंड इंटरनल के लिए यह पाठ जरूर रहेगा। अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए, परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, घर में ही पढ़िए और आप अपने आरोग्य और भविष्य के बारे में चिंता कीजिए। यहाँ पर मैं पाठ समाप्त कर लेता हूँ और वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपको